कहानी की शुरुआत तेज बारिश से होती है, जहां हम फाई नाम के एक फाइटर को देखते हैं जो अकेले ही कई फाइटर्स के साथ लड़ रहा होता है। वह मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए अपने तेज रिफ्लेक्स और दमदार स्किल्स की वजह से वो सभी फाइटर को बड़ी आसानी से मार गिरा रहा होता है। फाई घायल होने के बावजूद भी पूरी ताकत से लड़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे और भी ज्यादा फाइटर वहां पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और फाई की ताकत जवाब देने लगती है। तभी एक फाइटर मौका देखकर जोरदार वार करता है और फाई लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और इसी दौरान उसे अपना बचपन याद आने लगता है। और यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि फाई के पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फेरी नाम का एक बच्चा मिलता है जो कि थकान की वजह से बेहोश हो चुका था। वो उसे बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं और जब उस बच्चे को होश आता है तो फाई उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही उसे बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। और इसी बीच कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहाँ हमें कंट्री के डार्क टाइम के बारे में बताया जाता है, जहाँ हर तरफ करप्ट सिस्टम भरा पड़ा है। इसके बाद हमें दो गैंग्स के बारे में बताया जाता है। ब्लैक टाइगर नाम की गैंग मजदूरों को वेयर हाउस से गायब कर रही है और जो भी मजदूर गैंग के खिलाफ होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। यह जगह चीन के मरीन सिल्क रोड के लिए जानी जाती है। यहाँ सभी काम अवैध होते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी नाम की गैंग भी है जिसकी ब्लैक टाइगर से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग विदेशियों के साथ व्यापार करने के अलावा अफीम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अवैध काम भी करती है। इस गैंग के 3 बड़े बॉस हैं जिन्हें सभी लोग टाइगर कहकर बुलाते हैं। इन तीनों में सबसे पहले है टाइगर नॉर्थ ईविल जो मजदूरों का लीडर है। दूसरा है ब्लैक क्रो जो गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और यहीं से गैंग को सबसे ज्यादा पैसा आता है। तीसरा है ओल्ड स्नेक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इन तीनों टाइगर्स का बॉस और पूरी गैंग का लीडर है मास्टर ली जो कि तीनों टाइगर्स को मास्टर ली अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फी को देखते हैं जो कुछ फाइटर के साथ ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। फी को यहाँ आने का मकसद गैंग का 4th टाइगर बनना था। अब सभी को मास्टर ली के पास ले आते हैं। यहाँ पर ली सभी के सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने गैंग के साथ धोखा दिया था। अब मास्टर ली जलती हुई 2 रोड को फाइटर्स की तरफ करता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन फाई बिल्कुल भी नहीं डरता, जैसे फी को मौत का कोई खौफ न हो। इस बात से मास्टर ली बहुत खुश होता है और सभी के लिए चाय मंगवाता है। इसके बाद वो सभी को चाय देते हुए उनके हाथ पर चाय गिरता है। सभी फाइटर दर्द के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन फाई उस दर्द को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद ली सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काट कर मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा मान लूंगा और गैंग का 4th टाइगर कहलाएगा। नेक्स्ट सीन में हम फाई को नॉर्थ सी गैंग के लीडर के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नॉर्थ सी गैंग का मास्टर फाई की तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह फाई पर लगातार हमले करने लगता है, लेकिन फाई फिर भी उन हमलों से बड़ी आसानी से बचता जा रहा था। मौका मिलते ही फिर जोरदार काउंटर अटैक करता है और गैंग लीडर को उसी की तलवार से खत्म कर देता है। तभी गैंग के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन फिर उनमें से कई को मार गिराता है और एक आदमी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए खिड़की से छलांग लगा देता है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पे अकेले ही कई फाइटर्स से लड़ रहा होता है। यहाँ भी वह कई लोगों को मार गिराता है, लेकिन फिर भी फाइटर्स कम होने का नाम ही नहीं लेते। फाई उनसे डट कर मुकाबला करता है, लेकिन आखिर में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। तभी फाई के साथ ही बिग टूथ को देखते हैं जो वहाँ रखे क्रैकर्स को जला देता है। इससे सभी फाइटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिग टूथ मौके का फायदा उठाकर फाई को वहाँ से बचाकर ले जाता है। वहाँ ली फाई के हाथ में नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सिर देखकर उसे अपना चौथा बेटा मान लेता है। इसके साथ ही वह अपने तीनों बेटों से कहता है कि जो काम वह इतने सालों में नहीं कर पाया उसे फाई ने सिर्फ एक दिन में कर दिखाया है। यही बिग टूथ फाई से दोस्ती करता है और अपने बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फाई एक बार फिर अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ वह अपने दोस्तों फेरी और लिटिल फा के साथ खेल रहा होता है, लेकिन घर लौटते ही उसे पता चलता है कि लिटिल फा को एक आदमी पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है। इसलिए फाई अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है, लेकिन वह आदमी फाई को किक मारकर लिटिल फा को अपने साथ ले जाता है। अगले ही दिन फाई के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा डब्ल्यू अपने पिता का कटा हुआ सिर देखता है। तभी वह कसम खाता है कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा। दूसरी तरफ फाई गैंग के नियमों के अनुसार अपनी पीठ पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तभी टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग से जुड़ी कुछ खास बातें बताता है। वह कहता है कि गैंग का सारा पैसा एक खास लॉकर में रखा जाता है, जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है, एक सिल्वर चाबी और दूसरी गोल्ड चाबी। इन चाबियों का एक सेट ली के पास होता
है, जबकि दूसरा सेट उन दोनों टाइगर्स के पास रहता है जो गैंग को सबसे ज्यादा मुनाफा दिलाते हैं। यानी एक चाबी ब्लैक क्रो के पास होती है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। अब रात में ली सबके सामने फाई को अपना चौथा बेटा घोषित करता है। इसी दौरान हमें ऑर्फन नाम की एक गैंग भी दिखाई जाती है जो ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेने और मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। इसके बाद फाई धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों का खात्मा करता है और उनकी जगह छीनने लगता है, जिससे वह एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फाई अक्सर ऑर्किड नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो फाई की अच्छी दोस्त होती है। एक दिन जब फाई ऑर्किड के यहाँ सो रहा होता है तब उसे हर बार की तरह लिटिल फा का सपना आता है। फाई को लगता है कि शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया होगा और यही सोचकर वह अंदर से टूट जाता है। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि वह फाई को पसंद करती है, लेकिन फाई उसे सिर्फ अपनी दोस्त मानता है। इसके बाद फाई ऑर्किड को बताता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। उस आग में उसके पिता ने सभी बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन उसी हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद फाई फोर्थ टाइगर बनने की खुशी में अपनी गैंग के साथ सेलिब्रेट करता है। इसी दौरान वहाँ नॉर्थ ईविल आता है जो फाई से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ फाई की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक से अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थ ईविल फाई को लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन फाई खुद पर कंट्रोल रखता है। इसी सीन में यह भी पता चलता है कि नॉर्थ ईविल और ब्लैक क्रो के बीच भी आपसी दुश्मनी है। तभी ब्लैक क्रो नॉर्थ ईविल का मजाक उड़ाता है, जिससे नॉर्थ ईविल गुस्से में आकर उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ ली आ जाता है और दोनों को डांटकर मामला शांत कर देता है। इसके बाद हम फाई के बचपन के दोस्तों फेरी और चुन को देखते हैं जो अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऑर्फन गैंग चलाते हैं। यहाँ फेरी चुन को एक ब्रेसलेट देता है, लेकिन किसी वजह से चुन वो ब्रेसलेट वापस कर देती है। असल में फेरी चुन से प्यार करता है, लेकिन चुन फाई को पसंद करती है। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो ली से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं। इसके लिए ली मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप कर उन्हें विदेश भेजने की योजना बनाता है। इसके बाद फाई ली से पूछता है कि जब कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत है। इस पर ली बताता है कि वे बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। यहाँ ली फाई से डब्ल्यू को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि ली को लगता है कि वह अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर फेरी और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिसकी वजह से वे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से फेरी और फाई का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ वे दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने उस आदमी के पास जाते हैं जिसने आश्रम में आग लगाई थी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उस आदमी को पहले ही मार दिया है। तभी फाई के पिता का एक दोस्त वहाँ आ जाता है। वह व्यक्ति एक मोंक होता है जो दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। साथ ही वह उन्हें सिखाता है कि बदला लेने से बेहतर है लोगों की रक्षा करना। आखिरकार एक दिन उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर ऑनरफन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का फैसला करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फाई ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के मकसद से शामिल हुआ था। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जो लोगों के कपड़े सिलने का काम करके वहीं रह रही होती है। तभी ऑर्किड चुन को देखती है और सिलने के लिए अपने कपड़े दे देती है। असल में चुन इसी काम के जरिए फाई तक मैसेज पहुंचाया करती थी। यहाँ फाई चुपचाप उसके बैग में एक मैसेज रख देता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे ऑर्किड देख लेती है। इसके बाद फेरी और चुन उस मैसेज को पढ़ते हैं जिसमें बताया जाता है कि ओल्ड स्नेक के पास सोने की चाबी है। इसलिए अगली सुबह ऑनरफन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से वह चाबी छीन लेती है। लेकिन इसके बाद ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ चुन का पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ फेरी और उसके साथी पहुंचकर ओल्ड स्नेक पर हमला करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वे उसकी चाबी की एक कॉपी बनाकर असली चाबी वापस उसकी जेब में रख देते हैं। रात होते ही ली को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार डाला है, लेकिन जब ली उस चाबी को देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद मास्टर ली उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ ईविल को सौंप देता है। इसके बाद फाई बिग टूथ के साथ गेमलिंग खेलने जाता है, जहाँ वह बार बार अपने पैसे हारता है। अब क्योंकि वे फोर्थ टाइगर बन चुका होता है, इसलिए वह गैंग के मेंबर्स से बार बार पैसे उधार लेता है, लेकिन आखिर में उसे और पैसे देने से मना कर दिया जाता है। इससे फाई का गुस्सा बढ़ जाता है। तब ब्लैक क्रो फाई को अपने पास बुलाकर उसे 50 चांदी के सिक्के गिफ्ट करता है, लेकिन फाई उससे 300 सिक्कों की डिमांड कर देता है, जिससे ब्लैक क्रो को गुस्सा आ जाता है। तब फाई ब्लैक क्रो को सोने की चाबी दिखाता है जो असली चाबी की सिर्फ कॉपी थी। फाई बताता है कि उसने नॉर्थ ईविल के आदमी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी छीनकर उसी आदमी को मार डाला। असल में
फाई का प्लान ब्लैक क्रो और नॉर्थ ईविल को आपस में लड़वाने का था। यहाँ ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थ ईविल ने ही मारा होगा, इसलिए अब वह फाई के साथ मिल जाता है और उसकी डील मान लेता है। इसके बाद दोनों गैंग का खजाना देखने जाते हैं और ब्लैक क्रो इस पर बहुत खुश होता है। अब उसके पास दोनों चाबियां थीं। रात में फाई मछली पकड़ने जाता है, जहाँ फेरी भी मछली पकड़ रहा होता है। फाई फेरी को मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। इसके बाद फेरी घर जाकर फाई का मैसेज पढ़ता है, जिसमें खजाने का नक्शा होता है। अगली सुबह चुन ऑर्किड की ड्रेस लौटाने के लिए आती है, जिसमें उसने फाई के लिए एक मैसेज रखा था। वहीं ऑर्किड चुन से नफरत महसूस करती है, क्योंकि फाई चुन को पसंद करता है, इसलिए वो चुन से झूठ बोलती है कि फाई अक्सर उसके कपड़े फाड़ देता है। इस बात से नाराज होकर चुन को देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ फाई उस मैसेज को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि वे अगले दिन अपना काम शुरू करेंगे। इसके बाद ली फाई को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है और बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तभी वो अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ली भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वह बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फाई और वू के बीच फाइट होती है। वू फाई पर हावी हो रहा होता है। इसी बीच वू के और भी लोग आ जाते हैं। ली उन्हें मार्शल आर्ट में अपनी एक्सपर्ट स्किल्स से हरा कर मारने लगता है, जबकि दूसरी ओर वू फाई पर लगातार अटैक करता है। तभी ली आकर फाई को बचाता है और फाई मौका देखकर वू का हाथ काट देता है, लेकिन फाई उसे जान से नहीं मारना चाहता, इसीलिए ली फाई की तलवार पर किक करके वू को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्फन गैंग पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रहा होता है। वे ब्लैक टाइगर गैंग से जुड़े अफीम वेयर हाउसों को आग लगा देता है, जिसकी वजह से ब्लैक क्रो बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है। जबकि कई गैंग मेंबर्स फेरी का पीछा करने लगता है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेरी उन सबको मार गिराता है। जल्द ही और भी कई गैंग मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और फेरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन फेरी बिल्कुल भी नहीं घबराता और अकेले ही सभी से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक क्रो अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। पाई और उसके गैंग के लोग उसे घेर लेते हैं। यही हमें पता चलता है कि चुन के माता पिता को ब्लैक क्रो ने ही मारा था और अब भाई की मदद से चुन अपना बदला लेने में कामयाब हो जाती है। अब वे सभी मिलकर ब्लैक क्रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबियां चुरा लेते हैं। इसके बाद फाई चुन को बताता है कि वह भी उससे प्यार करता है। चुन उससे ऑर्किड के बारे में पूछती है, जिस पर फाई कहता है कि ऑर्किड सिर्फ उसकी दोस्त है। लेकिन जैसे ही फाई ब्लैक टाइगर गैंग के हेडक्वार्टर पहुंचता है, वह देखता है कि वहां फेरी को पकड़ लिया गया है, उसे लटका दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा घायल था। यहाँ मास्टर ली फाई को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान उन्हें तिजोरी वाले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और मास्टर ली अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ चला जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बात करने का मौका मिल जाता है। फेरी यहाँ अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। वो जानता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि फाई पर किसी को कोई शक न हो। फेरी उससे कहता है कि स्लेव ट्रेड को रोकने का उनका सपना है, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फाई उसे मारने के लिए तैयार नहीं होता और उसे छोड़ाने की कोशिश करता है। तभी फेरी उसे ऐसा करने से रोक देता है। इतने में मास्टर ली वहाँ पहुँच जाता है और फाई को फेरी की जुबान काटने के लिए कहता है। फाई जैसे ही ऐसा करने वाला होता है, तभी कुछ मेंबर्स ब्लैक क्रो की डेड बॉडी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी बॉडी पर नॉर्थ ईविल की रॉड के निशान देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सबका शक नॉर्थ ईविल पर चला जाता है। नॉर्थ ईविल ली से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ये सब किया है। गुस्से में आकर वो फेरी से सारा सच बताने को कहता है। इसी दौरान फेरी उसके कान में धीरे से कहता है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा और अचानक अपनी गर्दन की तलवार की तरफ झुका देता है। इसी के साथ फेरी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सबको लगता है कि नॉर्थ ईविल ने जानबूझकर फेरी को मारा है, लेकिन ली को अब भी शक होता है कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। अब फाई फेरी की मौत से बहुत टूट जाता है और उसके साथ बिताए अच्छे दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हम फाई को ऑर्किड के पास देखते हैं। फाई बुरी तरह टूट चुका होता है और रोते हुए ऑर्किड को फेरी की मौत के बारे में बताता है। फिर फाई समझ नहीं पा रहा होता कि अब फेरी के बिना वो उन 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा। ऊपर से नॉर्थ ईविल को भी फाई पर शक होने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बिग टूथ चुपचाप फाई की सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वह ये बात किसी को नहीं बताता। इसके बाद फाई बाजार में आता है और नोटिस करता है कि ली के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। हालात को समझते हुए वो ऑर्फन गैंग को अलर्ट रहने और फिलहाल मिशन को अवॉइड करने का फैसला करता है। इसके लिए फाई एक स्टोरी सुनाने वाले आदमी के पास जाता है और उसे एक खास कहानी सुनाने को कहता है, ताकि उस कहानी के जरिए उसका मैसेज ऑन ऑर्फन गैंग तक पहुंच सके। फाई का ये प्लान काम कर जाता है और ऑन ऑर्फन गैंग के सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जब ली उस स्टोरी को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर ऑर्फन गैंग को अलर्ट करने के लिए उस आदमी से ये कहानी सुनाने को कहा होगा। ली उससे पूछता है कि उसे ये स्टोरी सुनाने के लिए किसने कहा था, लेकिन वो आदमी अंधा होता है और किसी को पहचान नहीं पाता। इसके बाद मास्टर ली अपने आदमियों को उसकी आवाज पहचानने का आदेश देता है। एक एक करके सभी लोग उस अंधे आदमी के कान में अपनी स्टोरी
स्टोरी का नाम बोलते हैं ताकि वो उस आवाज को पहचान सके जिसने उसे मैसेज दिया था। लेकिन जब फाई उस आदमी के कान में बोलता है कि वह उसी गैंग का मेंबर है जिसने कल रात सबको खजाना दिलाया था, तो ये सुनकर अंधा आदमी मास्टर ली को फाई का सच नहीं बताता। इस तरह फाई चुपचाप वहाँ से बच निकलता है। इसके बाद हम नॉर्थ इविल को देखते हैं जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर एक कमरे में मसाज करवा रहा होता है। तभी ऑर्किड अपनी एक साथी के साथ वहाँ पहुँचती है और नॉर्थ इविल से मिलने की बात कहती है। ऑर्किड नॉर्थ इविल से मिलकर उसे फाई की सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, इसलिए उसके पास आई है। यहीं यह भी खुलासा होता है कि ऑर्किड का असली नाम फा है और वही लड़की है जिसके बारे में फाई हमेशा बातें करता रहता था। इसके बाद नॉर्थ इविल उसके करीब आता है और दोनों के बीच रोमांस का सीन दिखाया जाता है। लेकिन सही मौका मिलते ही ऑर्किड अचानक नॉर्थ इविल पर हमला कर देती है। हालांकि नॉर्थ इविल उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। इसके बाद नॉर्थ इविल वहाँ मौजूद दूसरी लड़की की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुँचता है वही लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि चुन होती है। इसके बाद चुन वहाँ से भाग जाती है। यही हमें पता चलता है कि ऑर्किड ने फाई के लिए ही नॉर्थ इविल को मारने का फैसला लिया था, क्योंकि वह हमेशा के लिए फाई के दिल में रहना चाहती थी। दूसरी तरफ फाई 300 मजदूरों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब उसे फा की मौत की खबर मिलती है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। अब क्योंकि फाई का प्लान पूरा हो चुका होता है, वह मास्टर ली से बगावत करने का ऐलान कर देता है। अपने एक और दोस्त को दफनाने के बाद फाई और उसके कई साथी रिवोल्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर नॉर्थ इविल की मौत की वजह से मास्टर ली को फाई की असलियत पता चल चुकी होती है। इसके बाद ली ऐलान करता है कि जो भी फाई को मारेगा वह उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा। इसी के साथ पूरे शहर में फाई और उसके साथियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, जिसके चलते दोनों ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ जाती है। फाई, जिसने अपने आदमियों को बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया होता है, ब्लैक टाइगर गैंग का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। इसके बाद वह उन 300 मजदूरों को भी आजाद कर देता है और फिर सभी मिलकर ब्लैक टाइगर गैंग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर फाई मास्टर ली को एक के विरुद्ध 1 वर्सेस 1 लड़ाई का चैलेंज देता है ताकि बाकी लोगों का खून बहने से बच सके। मास्टर ली उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। फाइट शुरू होने से पहले फाई पूरे कमरे में आग लगा देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें शुरुआत में मास्टर ली फाई को बुरी तरह मारता है, लेकिन बाद में फाई हालात पर काबू पा लेता है और ली को नीचे गिरा देता है। फाई ली का हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहता है, मगर ली उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। लास्ट में फाई एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करता है। इसी सुकून भरे पल के साथ यह कहानी खत्म होती है।